हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज इस सीरीज़ में हम अपने आरबीआई ग्रेड ए एंड ग्रेड बी दोनों के लिए अपने क्यूआरई पार्ट कवर कर रहे हैं। डेली आपको मंडे टू सैटरडे 6 डेज अ वीक आपको लेक्चर मिलते हैं सुबह 8 बजे। नाउ इस सीरीज से जुड़े रहिएगा बिकॉज इसमें कंप्लीट कवरेज आपको मिलने वाला है 360 डिग्री फॉर एवरी टॉपिक दैट इज देयर इन योर एग्जाम एंड दैट इज देयर इन योर कोर्स। सो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, इट इज़ मतलब थोड़ा सा ऑफ बीट सा टॉपिक है, लेकिन इसके जो रूल्स हैं वो बड़े पिक्यूलियर है। या तो आपको आते हैं या आपको नहीं आते, और इस पे अगर क्वेश्चन बनता है तो फिर वो ऐसा होता है जिस जो आता है जिसको आता है वही कर पाएगा, वरना वो अटेम्प्ट आप नहीं कर पाओगे। सो इसके बड़े बड़े पिक्यूलियर से टॉपिक हैं, लेकिन मतलब दो हैं, खैर तीन ही इसके रूल्स, बट वो तीनों रूल्स आपको याद रखने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक है, तो वो आज हम कवर करेंगे। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन। सबसे पहले इतना तो आप कर ही सकते हो गाइस, द लीस्ट यू कैन डू इज टू मोटिवेट अस इज लाइक द सेशन। और अगर आप यहाँ पहली बार हैं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आप कोई पीडीएफ चाहिए गाइस, ये पीडीएफ आपको सारी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए गाइस, आज हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक कंडीशनल सेंटेंसेस। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने एक कॉम्बो कोर्स के बारे में बताना चाहता हूँ गाइस, विच इज़ अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर नॉट जस्ट आरबीआई, फॉर ऑल योर बैंकिंग एग्जाम्स। आप गाइस आप अपने ब्राउजर पे जाओगे और सिर्फ आपने सर्च करना है edutap.in। edutap.in सर्च करते ही आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे, और लैंडिंग पेज पे ठीक है, आपको जैसे ही आप ऊपर करोगे एग्जाम्स कोर्सेज, ये आपको टैब दिख रहे हैं कोर्सेज में। जब आप आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज में जाएंगे तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको यहाँ पे हमारे आरबीआई के कोर्सेज दिखेंगे, लेकिन ये सिर्फ सिंगल वाले हैं। अब यहाँ पे आप जब कॉम्बो पे क्लिक करोगे तो ये आपको पहला कोर्स जो दिख रहेगा इस आरबीआई ग्रेड ए ग्रेड बी प्लस बैंकिंग महापैक एग्जाम, इसमें सिर्फ आपकी आरबीआई की तैयारी नहीं है, इसमें आपको आरबीआई प्लस आईबीपीएस पीओ आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क, आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क, सभी के लिए प्रिपेयर किया जाता है। तो आप एक साल में सिर्फ एक एग्जाम टारगेट नहीं, आप मल्टीपल एग्जाम्स को टारगेट कर पाओगे। दैट इज द पर्पस ऑफ दिस क्रैश कोर्स। इसमें आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलती हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में, चैप्टर वाइज हर सब्जेक्ट के लिए टेस्ट मिलते हैं, फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं, और वीकली मेंटर टॉक, साथ के साथ मेंटरशिप प्रोग्राम और गाइडेंस मिलती है। नाउ we are offering flat 70% off on this course. The coupon code is mahapack70, कैपिटल में दिया हुआ है आपको, यू कैन सी इट। और आप ज़्यादा जानना चाहते हो, यू कैन क्लिक और नो मोर, और यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द ब्रोशर फ्रॉम हेयर। सो दिस इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर आरबीआई एंड बैंकिंग एग्जाम। अगर आपने अब तक तैयारी शुरू नहीं की है, आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद दिस कोर्स। चलिए गाइज, तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, आज शुरू करते हैं गाइज अपना नेक्स्ट टॉपिक विच इज कंडीशनल सेंटेंसेस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैंने बताया आपको पिक्यूलियर है, और इसमें बहुत मतलब इसमें रूल्स बड़े ही इसके बहुत ही यूनिक है। मतलब आपने कोई कोई इसमें ना, मतलब ये ऐसा टॉपिक है जो कोई टेंसेस के रूल फॉलो नहीं करता, कोई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कुछ नहीं फॉलो करेगा, इसके अपने रूल्स हैं जो आपको सीखने पड़ेंगे। तो कंडीशनल सेंटेंसेस, या इसको मैं अगर एक और नाम से लिखना चाहूँ तो मैं इसको क्या क्या लिख सकता हूँ गाइस, इमेजिनरी सेंटेंसेस। ऐसे याद रखना इनको, इमेजिनरी सेंटेंसेस। वो सेंटेंसेस जो हम अपनी इमेजिनेशन से क्रिएट करते हैं, जो रियलिस्टिक नहीं होते, जो रियलिटी में नहीं होते, उनको हम बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ पहले, फिर मैं आपको थ्योरी पढ़ के समझाऊंगा। ठीक है, तो अब एग्जांपल सुनना। मैं बोलता हूँ यार, अगर मैं करोड़पति होता तो मैं एक घर खरीद लेता। हम इमेजिन करते हैं कि अगर मैंने थोड़ी सी और मेहनत की होती तो मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाता, अगर मेरे इतने मार्क्स आ गए होते तो मेरे को मेरा मेरा सिलेक्शन हो जाता, या मेरे को मेरी अपॉर्चुनिटी खुल जाती। तो हम ऐसे इमेजिनेशन करते हैं कि अगर कॉलेज में मैंने ये पढ़ लिया होता तो आज मुझे इसमें बहुत हेल्प मिलती, या मुझे इतनी प्रॉब्लम ना आती। या जैसे मैम आपको या मम्मी पापा भी बोलते हैं, बेटा आराम से गाड़ी चलाना नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, या मैम बोलते थे, टीचर बोलते थे, अपने असाइनमेंट टाइम में सबमिट करा देना नहीं तो एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, या गाड़ी आराम से चलाना नहीं तो चालान कट जाएगा। कुछ भी, मतलब जो हम बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं बेटा अच्छा खाना खाना, हेल्दी खाना खाना, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। तो ये होते हैं गाइस अगर वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ना, अगर मैं करोड़पति होता तो ये घर खरीद लेता। अब ये इमेजिनरी कैसे है, देखो मैं करोड़पति हूं नहीं, लेकिन मैं इमेजिन क्या कर रहा हूं, अगर मैं इन केस मैं करोड़पति होता, अगर होता तो, ये मेरी इमेजिनेशन है, तो मैं क्या करता, तो मैं घर खरीद लेता। दैट इज माई इमेजिनेशन। लेकिन वो रियलिस्टिक तो नहीं है ना।
ठीक है, मम्मी ने बोला बेटा अच्छा खाना खाना नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। अब ये इमेजिनेशन ही कर रही है मम्मी, एक तरह से आपको कंडीशन बना के दे रही है कि अगर तुमने हेल्दी खाना नहीं खाया, अगर नहीं खाया, रियलिटी नहीं है, मम्मी ये कंडीशन बोल रही है कि अगर तुमने हेल्दी खाना नहीं खाया या जंक फूड खाया तो बीमार पड़ जाओगे। तो इन्हें हम बोलते हैं गाइस कंडीशनल सेंटेंसेस। अब कंडीशनल सेंटेंसेस की सबसे सबसे बड़ी पहचान क्या है? इफ। ठीक है, इफ आज के बाद आपको अगर किसी सेंटेंस में दिखता है गाइस, किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग में या किसी क्लॉज की स्टार्टिंग में, ठीक है, अगर आपको इफ से स्टार्ट होता दिखता है तो आपको वहीं समझ जाना है कि ये एक कंडीशनल सेंटेंस है। और कंडीशनल सेंटेंस आप समझ गए हो तो फिर अपने रूल्स याद रखना कि ये कौन सी कंडीशन है और इसमें कौन सा रूल लगना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो टोटल 3 कंडीशन हम करने वाले हैं, 3 ही कंडीशन है इसकी जो आपको याद रखनी है, लेकिन तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ी यूनिक है, तो आपको इनको इस तरह से सीखना पड़ता है। तो मैं आप थ्योरी पढ़कर समझाता हूँ गाइस। कंडीशनल टेंसेस आर यूज्ड टू स्पेक्यूलेट, मतलब वो इमेजिन करने के लिए यूज होते हैं। दे आर यूज्ड टू स्पेक्यूलेट अबाउट व्हाट कुड हैपन, क्या हो सकता था, सॉरी व्हाट कुड हैपन, क्या हो सकता है, व्हाट माइट हैव हैपेंड, क्या हो सकता था, एंड व्हाट वी विश वुड हैपन, और हम क्या चाहते हैं कि क्या हो जाए। ये अलग अलग तरह के सेंटेंसेस होते हैं गाइस, देखना यही 3 कंडीशन है। हम पहला व्हाट कुड हैपन, क्या हो सकता है, व्हाट माइट हैव हैपेंड, क्या हो गया होता, एंड व्हाट वी विश वुड हैपन, हम क्या चाहते हैं कि क्या हो जाए। ये होते हैं इमेजिनरी सेंटेंसेस, 3 कंडीशंस। एक्सप्लेन करूंगा अभी मैं इनको। इन इंग्लिश मोस्ट सेंटेंसेस यूजिंग द कंडीशनल कंटेन द वर्ड इफ, के ज्यादातर सेंटेंसेस जिसमें कंडीशनल टेंस होता है उसमें क्या वर्ड मिलता है आपको? इफ मिलता है। अब इफ की बजाय भी और कोई वर्ड मिल सकता है क्या? पहले वही डिस्कस कर लेते हैं। यस मिल सकता है। कौन सा? जैसे मैं बोलता हूँ कि सपोज, इफ की जगह हम सपोज बोल सकते हैं। सपोज यू वर अ मिलियनर, वुड यू बाय दिस हाउस? ठीक है, या जैसे हम अभी आपको बताऊंगा, हम लेस्ट से भी बनाते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल इन द एग्जाम। ठीक है, शुड मतलब यहाँ पे हम ये नहीं करें हो जाना चाहिए, लेस्ट का मतलब होता है वरना, के मेहनत करो, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल इन द एग्जाम, वरना फेल हो जाओगे। लेस से भी बनता है, प्रोवाइडेड से बनता है। जैसे मैं बोलता हूँ आई विल सप्लाई यू द रॉ मटेरियल प्रोवाइडेड यू पे मी इन एडवांस। प्रोवाइडेड का मतलब क्या है? बशर्ते कि आई विल प्रोवाइड यू द रॉ मटेरियल, ठीक है, प्रोवाइडेड यू पे मी इन एडवांस, कि भाई तुम अगर तुम बशर्ता अगर तुम मुझे एडवांस में पे कर दो तो मैं तुम्हें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवा दूंगा। तो प्रोवाइडेड होता है बशर्ते। तो सपोज, लेस्ट या प्रोवाइडेड से भी हम कंडीशनल सेंटेंसेस बनाते हैं, बट मेजर जो होता है गाइस इसका सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो है हमारा इफ। तो इफ तो आपको याद रखना ही है। इसके अलावा सपोज, लेस्ट या प्रोवाइडेड आप या जैसे विश भी बोलते हैं, आई विश आई वर अ मिलियनेयर, आई विश आई वर देयर, कि काश मैं वहां पे होता। ठीक है, तो सपोज, लेस्ट, प्रोवाइडेड, विश या इफ से हम क्या बनाते हैं गाइस? कंडीशनल सेंटेंसेस बनाते हैं, लेकिन मेन जो यूज होता है वो है आपका इफ। ठीक है, अब देखते हैं गाइस, मेनी कंडीशनल फॉर्म्स इन इंग्लिश आर यूज्ड इन सेंटेंसेस दैट इंक्लूड वर्ब्स इन वन ऑफ द पास्ट टेंस। कि कंडीशनल सेंटेंसेस में आपको बहुत बार ऐसा दिखेगा कि जो वर्ब यूज हो रही है ना वो पास्ट टेंस की यूज हो रही है। दिस यूजेज इज रेफर्ड टू एज द अनरियल पास्ट। इसको अनरियल पास्ट बोला जाता है। अनरियल पास्ट क्या होता है गाइस? पास्ट में जो हुआ ही नहीं। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि यार अगर तुमने मुझे बता दिया होता तो मैं तुम्हें पैसे उधार दे देता। अगर तुमने मुझे बता दिया होता तो मैं तुम्हें पैसे उधार दे देता। इसका मतलब क्या है गाइस? तुमने मुझे नहीं बताया और मैं तुम्हें उधार पैसे नहीं दे पाया। इसीलिए तो मैं ये बात बोल रहा हूँ कि अगर तुमने मुझे बता दिया होता, टाइम पे मुझे बता दिया होता तो मैं तुम्हें पैसे उधार दे देता। लेकिन इसका मतलब जो टाइम था तब तुमने मुझे बताया नहीं और तुमने मुझसे पैसे उधार लिए नहीं। तो अब मैं इसको बोलते हैं अनरियल पास्ट, कि अगर तुमने मुझे टाइम पे बता दिया होता तो मैं तुम्हें पैसे उधार दे देता, लेकिन ये हो नहीं पाया। राइट, इसी को हम क्या बोलते हैं? अनरियल पास्ट। बिकॉज वी यूज अ पास्ट टेंस बट वी आर नॉट एक्चुअली रेफरिंग टू समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट। इसको अनरियल पास्ट क्यों बोलते हैं? कि हम पास्ट टेंस तो यूज कर रहे हैं लेकिन हम कोई ऐसी बात नहीं बता रहे कि जो पास्ट में हुई हो, हम तो वो बता रहे हैं जो पास्ट में नहीं हुई है।
इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, द अनरियल पास्ट। देर आर थ्री मेन वेज, अब समझना, देर आर थ्री मेन वेज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कंडीशनल सेंटेंसेज इन इंग्लिश। तीन तरीके हैं कंडीशनल सेंटेंसेज को बनाने के, तीन केसेस हैं, तीन कंडीशंस हैं। इन ऑल केसेस दीज सेंटेंसेज आर मेड अप ऑफ एन इफ क्लॉज एंड अ मेन क्लॉज। इसमें आपको दो क्लॉज मिलते हैं गाइस, दो अलग अलग इंडिविजुअल सेंटेंस मिलते हैं। एक तो इफ वाला जिसमें हम कंडीशन रखते हैं कि अगर मैं करोड़पति होता, इफ आई वर अ मिलियनेयर, और फिर दूसरा क्लॉज आता है मेन क्लॉज, आई वुड बाय दिस हाउस, कि मैं ये घर खरीद लेता। ठीक है, तो ये ऐसे बनाए जाते हैं। इसमें दो क्लॉजेस मिलेंगे आपको, एक इफ वाला और एक मेन क्लॉज मिलेगा। ठीक है, एक तो इफ वाला क्लॉज मिलता है और एक आपको मेन वाला क्लॉज मिलता है। ठीक है, इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक जिसमें आप कंडीशन बनाते हो और एक जिसमें आप मेन क्लॉज को रेफर करते हो। ठीक है, तो एक तो इफ क्लॉज होता है इसमें और एक मेन क्लॉज होता है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है इफ आपको हमेशा आगे मिलेगा, हो सकता है मेन क्लॉज आगे आ जाए और इफ वाला क्लॉज पीछे चला जाए। देखो ये ऐसे भी हो सकता है, मैं बोलता हूँ इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल क्रैक दिस एग्जाम, कि अगर तुम मेहनत करते हो तो तुम ये एग्जाम क्रैक कर लोगे। ठीक है, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल क्रैक दिस एग्जाम, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं इफ से स्टार्ट करके, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं मेन क्लॉज से स्टार्ट करके इफ वाला पीछे, जैसे यू विल क्रैक दिस एग्जाम इफ़ यू वर्क हार्ड, ये ऐसे भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि इफ़ आगे आएगा और मेन पीछे आएगा, ये कहीं भी आ सकते हैं आगे पीछे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि वो कंडीशनल सेंटेंस है या नहीं है। तो ये है कंडीशनल सेंटेंसेस की इंट्रोडक्शन कि क्या होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। अब इसकी तीन कंडीशंस देखते हैं जो आपको सीखनी है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली कंडीशन है गाइस, इसको अब वैसे तो इसको टाइप 1 कंडीशनल बोलते हैं, बट मैं आपको याद रखवाने के लिए ना इनको एक नाम दे रहा हूं ताकि आप इनको आइडेंटिफाई कर पाओ आज के बाद। तो पहली कंडीशन है गाइस रियलिस्टिक कंडीशन। रियलिस्टिक कंडीशंस क्या होते हैं गाइस, वो कंडीशन, वो सेंटेंसेस जो है तो इमेजिनरी लेकिन उनका अभी रियल होना पॉसिबल है। ठीक है, वो ऐसा है कि वो आगे चल के रियल बन सकती हैं। जैसे मैं बोलता हूं अगर तुम मेहनत करते हो तो तुम सफल हो जाओगे, तो ये बेशक अभी इमेजिनेशन है लेकिन अगर आप मेहनत करो तो आप सफल हो जाओगे, ये रियलिस्टिक हो सकता है ना। जैसे मैम ने बोला कि अगर तुमने असाइनमेंट सबमिट नहीं कराए, अगर तुमने असाइनमेंट टाइम पे सबमिट नहीं कराया तो तुम्हें एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। अब ये अभी तो इमेजिनरी है कि अगर तुमने टाइम पे सबमिट नहीं कराया, लेकिन इसका रियल होना भी पॉसिबल है कि अगर तुमने मान लो सच में नहीं टाइम पे सबमिट कराया तो तुम्हें एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। जैसे पापा बोलते हैं बेटा आराम से गाड़ी चलाना नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सीडेंट हो सकता है। तो अब देखो ये अभी तो इमेजिनरी है लेकिन आपने सच में अगर ध्यान से नहीं चलाई तो एक्सीडेंट हो भी जाएगा, रियलिस्टिक है। तो इनको हम बोलते हैं रियलिस्टिक कंडीशंस, मतलब वो कंडीशन, वो सेंटेंसेस जिनका अभी आगे चल के, फ्यूचर में चल के रियल होना पॉसिबल होता है। ठीक है, तो पॉसिबल कंडीशंस या रियलिस्टिक कंडीशन हम बोल सकते हैं इनको। तो ये है आपकी फर्स्ट कंडीशन। द टाइप 1 कंडीशन इज यूज टू रेफर टू द प्रेजेंट, कि जो अभी या फ्यूचर की बात करता है, वेयर द सिचुएशन इज रियल, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, रियलिस्टिक कंडीशंस। ठीक है, जो अभी प्रेजेंट की या फ्यूचर की बात करते हैं जिसमें कंडीशन का, सिचुएशन का रियल होना, रियल होती है जो। अब द टाइप 1 कंडीशन रेफर्स टू अ पॉसिबल कंडीशन एंड इट्स प्रोबेबल रिजल्ट। ये दो बातें करते हैं, एक तो पॉसिबल कंडीशन क्या है और उसका प्रोबेबल रिजल्ट क्या होगा। जैसे मैंने मम्मी ने बोला कि बेटा हेल्दी खाना खाना नहीं तो बीमार पड़ जाओगे, या अगर तुम अनहेल्दी खाना खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। तो एक पॉसिबल कंडीशन, अगर तुम अनहेल्दी खाना या जंक फूड खाओगे और उसका प्रोबेबल रिजल्ट क्या है, तो तुम बीमार पड़ जाओगे। तो ये है आपकी रियलिस्टिक कंडीशन, रियल होना पॉसिबल है इसका, अगर आप एक्चुअली में जंक फूड खाते हो तो बीमार पड़ोगे, राइट। तो ये होते हैं रियलिस्टिक कंडीशन। अब इसमें क्या रूल लगता है, इन दीज सेंटेंसेस जो इफ क्लॉज होता है ना उसको सिंपल प्रेजेंट में रखा जाता है। सिंपल प्रेजेंट मतलब सब्जेक्ट के बाद V1। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट कह रहा है वो जो मैंने आपको टेंसेस वाले टॉपिक में सिखाया था। और जो मेन क्लॉज होता है, जो मेन क्लॉज है, इट इज केप्ट इन फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब सब्जेक्ट के साथ विल या मतलब शैल या मे या कैन, ये आ सकता है। ठीक है, विल शैल मे कैन, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो इसमें इफ क्लॉज में आपको क्या मिलेगा, इफ क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस V1 और मेन क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट जिसको हम बोलते हैं, मतलब फ्यूचर में विल शैल मे या कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखना गाइस, तो इसमें एक रूल क्या है, इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट और मेन क्लॉज में सिंपल फ्यूचर टेंस। जैसे इफ दिस थिंग हैपन्स दैट थिंग विल हैपन, ये ऐसे बनाए जाते हैं। जैसे स्कूल में होता था, मैम बोलते थे कि अगर तुमने होमवर्क नहीं किया तो मैं तुम्हें क्लास के बाहर खड़ा कर दूंगी। तो इफ़ यू डू नॉट कंप्लीट योर होमवर्क आई विल
मेक यू स्टैंड आउटसाइड द क्लास टुमारो। ठीक है, इफ़ यू डू नॉट सबमिट योर असाइनमेंट ऑन टाइम, यू विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द, यू विल नॉट बी अलाउड टू टेक द एग्जाम। ठीक है, जैसे मैं मम्मी ने बोला या इफ़ यू ड्राइव रेकलेसली यू विल मीट विद एन एक्सीडेंट। ठीक है, तो ये ऐसे बनते हैं गाइस रियलिस्टिक कंडीशन। जैसे इफ़ यू डू नॉट हरी यू विल मिस द ट्रेन, कि अगर तुमने जल्दी नहीं की तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। इफ़ इट रेन्स टुडे यू विल गेट वेट, कि मान लो आप छाता नहीं लेके आए हो तो मैं बोलता हूँ और बाहर बारिश हो रखी है, मतलब सॉरी बारिश का मौसम हो रखा है, मैं बोलता हूँ भाई अगर आज बारिश हुई तो तुम तो गए, तुम तो भीग जाओगे। तो इफ़ इट रेन्स टुडे यू विल गेट वेट। ठीक है, तो ये होती हैं आपकी गाइस रियलिस्टिक कंडीशंस। अब इसे कुछ एग्जांपल देखते हैं गाइस, जैसे मैं आपको बना के देखता हूँ। ठीक है, आप खुद भी सोचना है अगर आपको बनाने हैं तो। जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर तुम और मेहनत करोगे, वर्क इफ यू विल वर्क नहीं, इफ यू वर्क, दोनों तरफ कभी विल नहीं आते सभी सेंटेंसेस में। इफ यू वर्क अ लिटिल हार्डर, कि अगर तुम थोड़ी और मेहनत करोगे, इफ यू वर्क अ लिटिल हार्डर यू विल बी, यू माइट, या यू विल क्रैक दिस एग्जाम, या यू कैन क्रैक दिस एग्जाम। विल भी आ सकता है, यू कैन भी आ सकता है, यू कैन क्रैक दिस एग्जाम। अब इसमें याद रखना गाइस कि इसमें हम ना विल का वुड यूज नहीं करते हैं। ठीक है, कैन का कुड यूज नहीं कर सकते, वो उनकी पास्ट फॉर्म होती है। ठीक है, मे का माइट यूज नहीं कर सकते, शुड यूज नहीं कर सकते। तो इसमें विल, कैन, मे या शैल ही यूज हो सकता है, वुड, कुड, माइट या शुड यूज नहीं होता। तो इसमें कंडीशन क्या है गाइस, इफ में, हाँ जी, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे मेन में क्या आएगा, सब्जेक्ट के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट, मतलब विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कभी मेन क्लॉज आगे कैसे आ सकता है और इफ क्लॉज पीछे कैसे आ सकता है। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ हाँ जी, जैसे मैंने बोला यू विल नॉट बी अलाउड इन द मीटिंग, यू विल नॉट बी अलाउड टू सिट इन द मीटिंग, मैं छोटा लिख रहा हूँ यहाँ पे, यू विल नॉट बी अलाउड इन द मीटिंग। अब मैं यहाँ पे मैं बनाता हूँ इफ के साथ क्लॉज। ठीक है, एक सेकंड गाइस देखना। अब पहले जब इफ आगे होता है तो हम बीच में कॉमा लगाते हैं, लेकिन अगर इफ आ रहा है बीच में तो कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। तो यू विल नॉट बी अलाउड टू सिट इन द मीटिंग। ठीक है, यू विल नॉट बी अलाउड टू सिट इन द मीटिंग इफ यू विल रीच लेट, या इफ यू रीच लेट, कि अगर तुम देर से आओगे तो तुम्हें मीटिंग में बैठने नहीं दिया जाएगा। अब देखो इफ वाला क्लॉज अगर बाद में आ गया तो कंडीशन बाद में चली जाएगी। क्या, सब्जेक्ट प्लस वी1 इफ के साथ रहेगा, और मेन क्लॉज में क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस विल, शैल, मे या कैन प्लस वी1। ठीक है, यू विल नॉट बी अलाउड टू, या वी विल नॉट अलाउ यू, ऐसे हो सकता है, इसका पैसिव है ये, वी विल नॉट अलाउ यू टू सिट इन द मीटिंग, या यू विल नॉट बी अलाउड, बस उसने पैसिव बनाया है यहाँ पे। तो पैसिव आपको समझ आता है, एक्टिव पैसिव आपने आई थिंक आपने कोर्स में अगर किया है तो आपको समझ आएगा कि एक्टिव पैसिव कैसे काम करता है। तो वी विल नॉट अलाउ यू टू सिट इन द मीटिंग इफ यू रीच लेट, या यू विल नॉट बी अलाउड टू सिट इन द मीटिंग इफ यू रीच लेट, ये बस उसका वी1 का पैसिव बना दिया है। तो वी विल नॉट अलाउ, यू विल नॉट बी अलाउड, तो अलाउ का बी अलाउड हो जाता है पैसिव में। तो ऐसे होता है गाइस जब मेन क्लॉज आगे आ जाता है और इफ क्लॉज पीछे चला जाता है। और एग्जांपल देखते हैं गाइस, जैसे मैं बोलता हूं इफ यू लीव नाउ, कि अगर तुम अभी निकलोगे, ठीक है, यू माइट कैच द ट्रेन, या यू मे कैच द ट्रेन, कि अगर तुम अभी निकल जाओ ना तो तुम ट्रेन पकड़ लोगे, अभी भी लेट नहीं हुआ है। तो इफ यू लीव नाउ you may catch the train, if you start working now you will complete the project in time, या you can complete the project in time, डिपेंडिंग आप क्या बोल रहे हो। तो ये है आपकी फर्स्ट कंडीशन, जिसमें हम रियलिस्टिक कंडीशंस बोलते हैं, रियलिस्टिक सेंटेंसेस बोलते हैं, रियलिस्टिक बातें होती हैं जिनका मतलब आगे चल के इनका रियल होना पॉसिबल होता है, उसको हम बोलते हैं रियलिस्टिक कंडीशंस। ये थी आपकी फर्स्ट कंडीशन गाइस। सेकंड कंडीशन पे आते हैं। सेकंड कंडीशन क्या कहती है आपको, ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा समझना है गाइस ये कैसी होती है। ये होती है जो अनरियल पास्ट जिसको हम बोलते हैं। पहली थी अपनी रियलिस्टिक कंडीशन, ये है अपना अनरियल पास्ट कंडीशंस। अनरियल पास्ट का मतलब क्या है गाइस, जो पास्ट में हुआ नहीं है उसको इमेजिन करना। ठीक है, जो पास्ट में मतलब बेसिकली समझो जो पास्ट में हुआ है बिल्कुल उसका ऑपोजिट इमेजिन करना। यूं बोल लो इसको कि जैसे मैं बोलता हूं कि यार अगर तुमने मुझे
फ़ोन कर दिया होता तो मैं तुम्हें लेने आ जाता। तो इसका मतलब क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट हुआ है इसका, कि तुमने मुझे फ़ोन नहीं किया है और मैं तुम्हें लेने नहीं आ पाया हूँ। यही हुआ है रियलिटी में, तो यही हुआ है कि तुमने मुझे फ़ोन नहीं किया और मैं तुम्हें लेने नहीं आ पाया। लेकिन मैं अब इमेजिनरी कंडीशन क्या बना रहा हूँ कि अगर तुमने मुझे फ़ोन कर दिया होता तो मैं तुम्हें लेने आ गया होता। ठीक है, ये होती है अनरियल अनरियल पास्ट, कि अगर मैंने कॉलेज में इकोनॉमिक्स पढ़ी होती तो आज मुझे बहुत हेल्प मिलती। लेकिन इसका मतलब क्या, आपने कॉलेज में इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी और आज आपको हेल्प नहीं मिल रही। ठीक है, अगर मुझे पता होता कि इतना लंबा रास्ता है तो मैं कैब से आ जाता। इसका मतलब आपको पता नहीं था कि इतना लंबा रास्ता है और आप कैब से नहीं, आप पैदल आए। लेकिन उसका बिल्कुल ऑपोजिट इमेजिन कर रहे हैं कि अगर मुझे पता होता कि इतना लंबा रास्ता है तो मैं कैब ले लेता। तो ये होते हैं अनरियल पास्ट कंडीशन। ठीक है, तो द टाइप टू कंडीशन इज यूज टू रेफर टू अ टाइम दैट इज इन द पास्ट एंड अ सिचुएशन दैट इज कॉन्ट्रेरी टू रियलिटी। जो मैं आपको बता रहा था कि जो रियलिटी में हुआ है बिल्कुल उसके कॉन्ट्रेरी आप इमेजिन कर रहे हो। द फैक्ट्स दे आर बेस्ड ऑन आर द ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सप्रेस्ड, कि जिस फैक्ट पे ये सेंटेंस आप बना रहे हो वो बिल्कुल ऑपोजिट होता है जो बोली जा रही है बात उस पर। कि अगर तुम थोड़ी सी देर और वेट कर लेते तो मैं वो तुम्हें मिल जाता, या तुम उसको रिसीव कर लेते। इसका मतलब तुमने वेट नहीं की और तुमने उसको रिसीव नहीं किया। तो दिस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। अब इसमें कंडीशन क्या बनती है, द टाइप टू कंडीशन इज यूज टू रेफर टू एन अनरियल पास्ट कंडीशन एंड इट्स प्रोबेबल पास्ट रिजल्ट। कि अगर तुमने मुझे फ़ोन कर दिया होता, ये अनरियल पास्ट कंडीशन है, तो मैं तुम्हें लेने आ जाता। ये उसका प्रोबेबल रिजल्ट है, लेकिन ऐसा हुआ कुछ भी नहीं है इसमें से। तो इन टाइप टू कंडीशन में इसमें रूल क्या बनता है, द इफ क्लॉज में क्या यूज होता है, इफ क्लॉज के साथ हम पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं, मतलब सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। और जो मेन क्लॉज होता है उसमें हम परफेक्ट कंडीशनल यूज करते हैं। मतलब हम क्या यूज करते हैं, इफ यू हैड कॉल्ड मी आई वुड हैव पिक्ड यू अप। तो यहाँ पे क्या बनता है इस इफ के साथ पास्ट परफेक्ट, और यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंडीशनल। या अगर आप ये कहते हो कि ऐसा चल रहा होता, तो वो भी आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कंडीशनल से बोल सकते हो। मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, देखना गाइस। जैसे इफ दिस थिंग हैड हैपेंड दैट थिंग वुड हैव हैपेंड, ये ऐसे बनाते हैं। अब एग्जाम में वो क्या करता है, वो दोनों तरफ वुड हैव लगा के दे देगा। आपको भी शायद आज तक आदत यही होगी, इफ यू वुड हैव कॉल्ड मी आई वुड हैव पिक्ड यू अप। हमें लगता है यार ये बड़ा सही है, हाँ, इफ़ यू वुड हैव कॉल्ड मी आई वुड हैव पिक्ड यू अप, कि अगर तुमने मुझे कॉल कर दिया होता तो मैंने तुम्हें पिक कर लिया होता। लेकिन यहाँ दोनों तरफ वुड हैव नहीं आएगा गाइस। इफ में आएगा इफ यू हैड कॉल्ड मी आई वुड हैव पिक्ड यू अप। ये ऐसे बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल सुनना गाइस, इफ यू हैड स्टडीड हार्डर यू वुड हैव पास द एग्जाम। कि अगर तुमने और मेहनत की होती तो तुम्हारा एग्जाम क्लियर हो गया होता। लेकिन इसका मतलब क्या है, तुमने और मेहनत नहीं की और तुम्हारा एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया। जैसे इफ इट हैड रेन्ड टुडे यू वुड हैव गॉटन वेट। कि अगर आज बारिश हो गई होती, ठीक है, अगर आज बारिश हो गई होती तो तुम जरूर भीग जाते। ठीक है, इफ आई हैड एक्सेप्टेड दैट प्रमोशन, कि अगर मैंने वो प्रमोशन एक्सेप्ट कर ली होती, आई वुड। अब देखो, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर, तो अब तो आज मैं मिलान होता। ठीक है, आई वुड हैव यू नो आई वुड हैव क्या बोलते हैं, अराइव्ड इन मिलान लॉन्ग अगो। कि अगर मैंने प्रमोशन एक्सेप्ट कर ली होती तो मैं मिलान बहुत जल्दी पहुंच जाता। या अगर आप कॉन्टिन्यूटी में बात कर रहे हो ना, तो फिर आप क्या बोलते हो कि अगर मैंने वो प्रमोशन एक्सेप्ट कर ली होती तो आज मैं मिलान में काम कर रहा होता। अगर आप ऐसे सेंटेंस बना रहे हो ना, तो फिर आप ये भी बना सकते हो वुड हैव के साथ बीन प्लस ING फॉर्म। तो इसमें मेन क्या है आपको जो याद रखना है, इफ के साथ, इफ क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 आएगा, और जो मेन क्लॉज है उसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस, नॉर्मली यहां क्या रहता है, मतलब 99% यहां क्या रहता है, वुड हैव, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। हाँ, एक कंडीशन में वुड हैव बीन प्लस ING आ सकता है, अगर आप कॉन्टिन्यूटी वाले सेंटेंस बना रहे हो। कि अगर मैं वहां पे बचपन में चला गया होता तो आज भी मैं वहीं रह रहा होता। तो इफ आई हैड emigrated to a foreign country when I was young, I would have been living there today। कि मैं आज वहीं रह रहा होता। लेकिन ये कॉन्टिन्यूटी अगर आप बना रहे हो तो नॉर्मली क्या बोलते हैं कि अगर तुमने ये अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट कर ली होती या तुमने मेहनत कर ली होती तो तुम्हारे एग्जाम क्लियर हो गया होता। ये नॉर्मली ऐसे बनते हैं। तो इनमें कुछ एग्जांपल देखना गाइस। जैसे मैं बोलता हूँ, ये है अनरियल पास्ट वाली कंडीशंस। इसमें हम क्या बोलते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया होता तो ऐसा हो गया होता। जैसे इफ यू वुड हैव कॉल्ड मी या इफ यू हैड कॉल्ड मी,
इफ यू हैड कॉल्ड मी आई वुड हैव पिक्ड यू अप। कि अगर तुमने मुझे कॉल कर दिया होता तो मैंने तुम्हें पिक कर लिया होता, लेकिन इसका मतलब तुमने मुझे कॉल नहीं किया और मैं तुम्हें पिक नहीं कर पाया। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, हैड प्लस V3 और इधर क्या है, वुड हैव प्लस V3। ठीक है, ये बनते हैं गाइज आपके अनरियल पास्ट की कंडीशन। ये आपको ऐसे ही फॉलो करनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर हैड नहीं है, सेकंड फॉर्म है, या वुड हैव है, गलत होगा वो। यहाँ पे वुड हैव की जगह विल हैव है या वुड हैव पिकिंग ऐसे कुछ है तो वो गलत होगा। तो कंडीशन याद रखनी है आपको, इफ के साथ हैड प्लस V3, मेन क्लॉज में वुड हैव प्लस V3। जैसे और एग्जांपल करते हैं कि अगर मुझे पता होता कि इतना लंबा रास्ता है, या अगर उसे पता होता इतना लंबा रास्ता है तो वो एक कैब ले लेता। इफ ही न्यू या इफ ही हैड नोन, क्या आना चाहिए गाइस, या इफ ही वुड हैव नोन। इफ ही हैड नोन दैट इट वाज अ लॉन्ग वॉक, इट वाज अ लॉन्ग जर्नी, he would have taken a cab। कि अगर उसे मालूम होता कि इतना लंबा रास्ता है या ये एक लंबा रास्ता है तो वो कैब ले लेता, लेकिन उसे पता नहीं था तो वो पैदल ही चला आया। तो यहाँ पे इफ के साथ हैड प्लस V3 और यहाँ पे वुड हैव के साथ V3 यूज किया जाता है। इसमें मेन क्लॉज आगे भी आ सकता है गाइस, जैसे हाँ जी, यू वुड नॉट हैव you would not have faced this issue if you had contacted him। कि अगर तुमने उससे कांटेक्ट कर लिया होता तो तुम्हें ये इशू फेस ना करना पड़ता। इफ बाद में आ गया लेकिन रूल वही रहेगा, हैड प्लस V3 और यहाँ पे क्या आएगा, वुड हैव प्लस V3। क्लियर हो रही है चीज गाइस। तो ये रूल ऐसे बनता है, इफ के क्लॉज में हैड प्लस V3 और मेन क्लॉज में वुड हैव प्लस V3। इफ जहां भी चला जाएगा इसके साथ हैव प्लस हैड प्लस V3 रहेगा और यहाँ पे मेन क्लॉज में वुड हैव प्लस V3 रहता है। अगर कोई कॉन्टिन्यूटी वाला एक्शन आ रहा है तो वुड हैव बीन प्लस ING भी आ सकता है। ठीक है, अब इसमें एक और पिक्यूलर चीज बताता हूँ गाइस, देखना। अब इसमें एक और रूल है जो आपको समझना है, एक और कॉन्सेप्ट है। अब होता क्या है गाइस, अब कई बार ना आपको ऐसे सेंटेंस ना हैड से स्टार्ट होते दिखेंगे, तो इसमें एक रूल है, इसी कंडीशन, सिर्फ ये इस कंडीशन में और किसी में नहीं है गाइस। इसमें एक रूल है कि जो सेंटेंस में हम हैड यूज करते हैं ना, इसको हम यूज कर सकते हैं सेंटेंस के आगे किसको रिप्लेस करने के लिए, इफ को रिप्लेस करने के लिए। ये यहाँ पे भी आ सकता है, देखो, इफ यू हैड कॉल्ड मी की जगह इस सेंटेंस को ऐसे भी बनाया जा सकता है, हैड यू कॉल्ड मी आई वुड हैव पिक्ड यू अप। सुने हैं गाइस आपने हैड से सेंटेंस स्टार्ट देते हैड से सेंटेंस स्टार्ट होते देखे हैं आपने, यस और नो? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दो मुझे, आपने देखे हैं नहीं देखे हैं? नहीं, अगर बी ट्रूथफुल, बी ट्रू के सच सच है या झूठ है, आपने सेंटेंस अपनी लाइफ में हैड से स्टार्ट होते देखे हैं, यस और नो? अगर देखे हैं तो वो इस कंडीशन से होते हैं। वहां पे क्या हो रहा होता है, वहां पे इफ को हैड से रिप्लेस किया गया होता है। जैसे ये सेंटेंस क्या बन सकता है, इफ ही हैड नोन दैट इट वाज अ लॉन्ग जर्नी ही वुड हैव टेकन अ कैब। यहाँ पे ये भी बन सकता है, हैड ही नोन, सॉरी नोन था ये, हैड ही नोन दैट इट वाज अ लॉन्ग जर्नी ही वुड हैव टेकन अ कैब। हाँ जी, यू वुड नॉट हैव फेस दिस इशू इफ यू हैड कॉन्टेक्टेड हिम। यहाँ पे हम इस इफ की जगह पे क्या लगा सकते हैं, ये हैड लगा सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे भी आ सकता है, you would not have faced this issue had you contacted him earlier। तो had यहां से दोबारा had यूज नहीं होगा, had यहां से मूव हो जाएगा और यहां if को रिप्लेस कर देगा। तो इसमें क्या याद रखना है, एक चीज है कि had जो है it can replace if in this condition, कि सिर्फ इस कंडीशन में और कहीं पे नहीं गाइस, सिर्फ इस कंडीशन में हम इफ को हैड से रिप्लेस कर सकते हैं, होता है और आपने देखा भी होगा लाइफ में शायद। तो ये वाला रूल होता है, ये कंडीशनल सेंटेंस का ही एक पार्ट होता है कि आपको इफ की जगह कभी हैड से सेंटेंस स्टार्ट होता दिखे, समझ जाओ ये क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है। और कौन सा कंडीशनल सेंटेंस है, अनरियल पास्ट वाला। कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ हैड अपनी जगह से मतलब अपनी जगह से हटके इफ की जगह पे यूज होना शुरू हो जाता है।
ये है आपकी सेकंड कंडीशन, ये थी मतलब आपकी सेकंड कंडीशन अनरियल पास्ट। और अब आते हैं अपनी थर्ड कंडीशन पे, जिसको हम बोलते हैं हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल बातें मतलब हाइपोथेटिकल कंडीशंस, जो बिल्कुल मन घड़त बातें होती हैं, जिसका रियलिटी से, पास्ट से, फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है, जो सिर्फ मन घड़त बातें हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर मैं करोड़पति होता तो ये घर खरीद लेता, अगर मैं इनविजिबल होता तो जहां मर्जी करे वहां चला जाता, अगर मैं एक पक्षी होता सारा दिन हवा में उड़ता रहता। अब ये है इमेजिनरी, बिल्कुल हाइपोथेटिकल बातें। तो टाइप थ्री कंडीशन इज यूज टू रेफर टू अ हाइपोथेटिकल रिजेम्बलेंस, कि जब आप या किसी कंडीशन को या किसी को भी एक दूसरी कंडीशन या दूसरे की तरह इमेजिन करते हो, रिजेंबल करते हो। जैसे मैं बोलता हूँ यार अगर आज छुट्टी होती ना, मान लो बारिश हो रही है और आपका वर्किंग डे है, आप बोलते हो यार अगर आज छुट्टी होती ना तो आज तो यार पहाड़ों में घूमने जाते। अगर छुट्टी होती तो, है नहीं, तो ये है मन घड़त बात। ठीक है, अगर मेरी सैलरी इतनी होती तो मैं ये आज ही खरीद लेता, लेकिन उतनी है नहीं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल रिजेम्बलेंस। अगर मैं करोड़पति होता तो ये घर खरीद लेता, तो मैं अपने आप को यहाँ कैसे रिजेंबल कर रहा हूँ, ठीक है, कैसे कैसे इमेजिन कर रहा हूँ एक करोड़पति की तरह। तो इसको हम बोलते हैं हाइपोथेटिकल बातें। तो इट इज यूज टू बी समवन एल्स और टू बी इन अ सर्टन सिचुएशन, कि आप किसी और सिचुएशन में या किसी और की तरह अपने आप को इमेजिन करते हो। अब इसमें खास बात क्या है गाइस, देखो नॉर्मली हम सिंगुलर के साथ पास्ट में वॉज लगाते हैं, ही वॉज, शी वॉज। ठीक है, प्लूरल के साथ वर लगाते हैं, आई के साथ वॉज लगाते हैं। लेकिन इस कंडीशन में याद रखना है, कंपल्शन कंडीशन है, इस कंडीशन में सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब यूज हो सकती है और वो है वर। चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, कुछ भी हो। ठीक है, सिंगुलर, प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सारे यहाँ पे क्या लेते हैं, वर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ये थोड़ी सी ऑकवर्ड चीज समझनी पड़ेगी कि कंडीशनल सेंटेंसेस में, हाइपोथेटिकल कंडीशन में सिर्फ वर एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है। जैसे अगर मैं ऐसा होता, ठीक है, इसमें कंडीशन क्या बनती है, इफ आई वर अ मिलियनेयर। तो इफ वाले क्लॉज में सब्जेक्ट के साथ वर यूज होता है, और मेन क्लॉज में अब दो चीजें यूज हो सकती हैं, वुड प्लस वी वन और वुड हैव प्लस वी थ्री। इसमें दो चीजें कंडीशन बनती है, दोनों अलग अलग है, बताऊंगा कैसे। जैसे इफ आई वर अ मिलियनेयर, आई वुड डू दिस या आई वुड हैव डन दिस। अब आई वुड डू दिस कब लगता है और आई वुड हैव डन दिस कब, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कब लगती है, एक्सप्लेन करूंगा आपको। बट पहले इनकी वर्किंग समझना। जैसे अगर मैं उसकी जगह होता, इफ आई वर ही, आई वुड डेफिनेटली प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं एग्जाम की तैयारी जरूर करता। इफ यू वर इन माई सिचुएशन, अगर तुम मेरी सिचुएशन में रहे होते, वट वुड यू डू, तुम क्या करते, या वट वुड यू हैव डन, तुमने क्या किया होता। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, वुड प्लस वी वन कब यूज होता है गाइज। वुड प्लस वी वन यूज होता है जब हम फ्यूचर को रेफर कर रहे हैं, फ्यूचर को, या हम प्रेजेंट को रेफर कर रहे होते हैं, कि अगर मैं करोड़पति होता तो ये घर खरीद लेता। ये प्रेजेंट या फ्यूचर को बोल रहा हूँ, इफ आई वर ए बिलियनियर आई वुड बाय दिस हाउस। और वुड हैव प्लस वी थ्री, मेन क्लॉज की बात कर रहा हूँ गाइस मैं यहाँ पे। वुड हैव प्लस वी थ्री कब लगता है, जब हम पास्ट को रेफर कर रहे होते हैं। कि अगर मैं एग्जांपल पर पूरी लिख लेता हूँ, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर, ठीक है, और यहाँ पे फिर क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस वी, वुड प्लस वी वन, और यहाँ पे इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर, और यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वी थ्री। तो ये कब बनता है, जैसे गाइस देखना, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं एग्जाम की तैयारी जरूर करता, मतलब आगे के लिए बोल रहा हूँ, वो नहीं कर रहा, मैं तो करता। ठीक है, तो इफ आई वर ही, आई वुड डेफिनेटली प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। और पास्ट में जब हमने बोलना है कि अगर तुम मेरी जगह रहे होते तो तुमने क्या किया होता, मैं पास्ट को बोल रहा हूँ। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि यार वहाँ पे तो मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, बोला अच्छा तू तो बेवकूफ़ है, तूने तो ये नहीं किया, वो नहीं किया। बोला, तू बता अगर तू मेरी जगह होता तू क्या करता वहाँ पे। तो अगर आप पास्ट को रेफर कर रहे हो ना, तो आप बोलोगे वुड हैव प्लस वी थ्री। और अगर आप प्रेजेंट या फ्यूचर को रेफर कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे, वुड प्लस वी वन। ठीक है, एग्जाम्पल देखना गाइज। जैसे मैं बोलता हूं, इफ आई वर अ बिलियनर, कि अगर मैं एक करोड़पति होता, इफ आई वर अ बिलियनर, अगर मैं अभी प्रेजेंट के लिए या फ्यूचर के लिए बोल रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, आई वुड बाय दिस हाउस। ठीक है, कि अगर मैं करोड़पति होता तो मैं घर खरीद लेता, इफ आई के साथ वर और वुड के साथ वी वन। ठीक है, और एग्जांपल देखना, अ, अगर वो अगर वो प्राइम मिनिस्टर होते,
इफ ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर या इफ ही वर द प्राइम मिनिस्टर। अगर वो प्राइम मिनिस्टर होते, इफ ही वर द प्राइम मिनिस्टर, ही, अब मैं पास्ट की बता रहा हूं, ही वुड हैव टेकन स्ट्रिक्ट एक्शंस, कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर रहे होते तो उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए होते। अगर मैं पास्ट को बोल रहा हूँ, मतलब अब कोई और है मान लो प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने ही कुछ नहीं किया मान लो, तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि यार उसकी जगह पे अगर वो प्राइम मिनिस्टर होते ना, इफ ही वर द प्राइम मिनिस्टर, ही वुड हैव टेकन स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट टेररिज्म। तो ये होता है अगर आप पास्ट को रेफर कर रहे हो, ठीक है, वुड हैव प्लस V3। और अगर आप फ्यूचर को रेफर कर रहे हो तो वुड प्लस V1। ठीक है, तो इफ आई वर अ बिलियनियर, इफ आई वर अ साइंटिस्ट, इफ ही वर हेयर, देखना गाइस, इफ ही वर हेयर, अगर वो यहां पे होता तो ही वुड हेल्प अस, कि अगर वो यहां होता तो वो हमारी मदद कर देता। तो इफ ही वर हेयर ही वुड हेल्प अस, तो वो हमारी मदद कर देता। ठीक है, तो लेकिन वो यहाँ पे है नहीं, इसलिए वो यहाँ पे हमारी मदद नहीं कर पा रहा है। तो ये हम इमेजिन कर रहे हैं कि अगर वो यहाँ होता ना तो वो हमारी हेल्प कर देता। तो इफ़ ही वर हेयर ही वुड हेल्प अस। तो ये वही कहीं ना, तो थोड़ा सा आपको समझना है कि तीन कंडीशंस कैसे फंक्शन करती हैं। समझ आ रहा है गाइस? तो पहली कंडीशन रियलिस्टिक, जो जिसका रियल होना पॉसिबल है, सिंपल इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट और मेन क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट और मेन क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट। फिर दूसरी थी अनरियल पास्ट, जिसमें इफ के साथ सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस V3 और मेन क्लॉज में वुड हैव प्लस V3। और थर्ड कंडीशन की हमने हाइपोथेटिकल, अनरियल, मतलब जिसको हम इमेजिनरी बोलते हैं, अनरियलिस्टिक, रिजेंबलेंस वाली, उसमें इफ के साथ सब्जेक्ट प्लस वर और आगे वुड, अगर फ्यूचर है तो वुड प्लस V1 और पास्ट है तो वुड हैव प्लस V3। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं कि अगर मैं अगर मैं अमीर होता, इफ आई वर रिच, तो हम क्या बोल रहे हैं गाइस? इफ आई वर रिच, या इफ आई वर, चलो ऐसे करते हैं, रिच तो हमने पहले कर लिया ना ऊपर, अमीर होता, तो अब करते हैं अगर मैं अवेलेबल होता, इफ आई वर अवेलेबल, आई वुड डेफिनेटली अटेंड द फंक्शन या अटेंड द पार्टी, कि अगर मैं अवेलेबल होता तो मैं पार्टी ज़रूर अटेंड करता, लेकिन हूं नहीं। तो इफ़ आई वर अवेलेबल आई वुड डेफिनेटली अटेंड द पार्टी। तो ये ऐसे बनाए जाते हैं गाइज आपके, जिसको हम बोलते हैं हाइपोथेटिकल रिजेंबलेंस वाले। तो ये तीन कंडीशन है गाइज जो आपको सीखनी है, समझनी है और अब फॉलो करनी है। अगर आपको तीनों कंडीशन पूरी समझ आ गई है गाइज, तो फटाफट से लाइक कर दीजिए सेशन को। और ये है आपके लिए आज के होमवर्क क्वेश्चंस। ठीक है, तो कुछ बच्चे कह रहे थे कमेंट सेक्शन में, सर होमवर्क क्वेश्चन दिया करो। PYQs तो इतने नहीं होते गाइज कि मैं सारे PYQs में से टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन निकाल लूँ, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दिया करूँगा जब टॉपिक खत्म होगा। ठीक है, तो ये आपके आज के हैं होमवर्क क्वेश्चन। इनका आंसर आपने मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है, और सही आंसर क्या होगा वो भी बताना है, और गलती क्या है वो भी मार्क करनी है। तो लेट्स सी आप सही ढूंढ पाते हो या नहीं ढूंढ पाते हो। एंड नेक्स्ट वीक आई विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक विद यू विच इज़ एडवांस वर्ब्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको मिस मत करना। और आई होप दीज सेशंस आर हेल्पिंग इन योर प्रिपरेशन एंड इन योर जर्नी अहेड। तो आप के लिए आज इतना ही गाइस। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा, इससे कैसे पेक्यूलियर रूल्स हैं, क्या फंक्शनिंग है इसमें, कैसे काम किया जाता है और कैसे इनको हमें समझना है और याद रखना है। तो आज टॉपिक के लिए इतना ही गाइस। आई होप दिस विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन एंड इन योर जर्नी अहेड। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर विच इज 8146207241, और यू कैन ऑल्सो ड्रॉप अस एन ईमेल एट hello@edutab.co.in। ठीक है, इसके अलावा गाइज अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, यू कैन कॉन्टैक्ट अस फ्रॉम द सेम नंबर्स एंड ईमेल आईडीज। हाँ, अगर आपका कोई फीडबैक है तो प्लीज शेयर इट विद अस ऑन आवर ईमेल आईडी और ऑन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो। We will definitely try to look into your inputs and try to do whatever we can to help you out. So that is it for today, guys. Keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. So stay safe, stay healthy, and happy learning to all of you. Thank you so much, and all the very best.